हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? ये क्लियर कर दीजिएगा। वॉइस क्लियर है, बताइए जल्दी से। जी, वॉइस क्लियर आ रही है। एनआईओएस की आज की हमारी जो सेकंड क्लास है, उसमें हमारा एक ब्लॉक आज पूरा हो जाएगा। ब्लॉक का नंबर आपका था 506। तो एनआईओएस का 506 ब्लॉक आज हम कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। ठीक है। और कल की क्लास दो बार रहेगी, एक सुबह रहेगी एक शाम को, ताकि दो ब्लॉक और पूरे हो जाए। तो जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि भाई आप लोगों का एग्जामिनेशन से पहले 10 के 10 ब्लॉक कवर करा दे, तो उसमें स्टेप हमारे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, तो पॉइंट पर आते हैं। एनआईओएस में हम अपने जिस ब्लॉक में अभी चले हुए हैं, ये आपका ब्लॉक है 6, जिसमें हमने बात की थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, यानी कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बालक। तो उसी ब्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, आज हम तीसरी यूनिट को शुरू करेंगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते। कुछ वर्षों से एकीकृत शिक्षा के स्थान पर किसका उपयोग होता है? इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन हम किसका यूज करते हैं? तो वो हमें नोट डाउन करना है। गुड इवनिंग कहकशा, आंसर बताइए फटाफट से, क्योंकि इसमें अब ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। गुड इवनिंग सुनीता, फटाफट से आंसर बताइए इसका। एकीकृत, एकीकृत था इंटीग्रेटेड। अगर मैं इंटीग्रेटेड की बात करूं, तो इंटीग्रेटेड में क्या था कि जो बच्चे विशिष्ट बालक थे, विशिष्ट बालकों को सामान्य के साथ शिक्षा मिले, सामान्य के साथ शिक्षा मिले, इसका प्रावधान किया गया था। प्रावधान का मतलब है ये अरेंजमेंट की गई थी कि भाई जो आपके नॉर्मल बच्चे, ये है हमारे सामान्य बच्चे, इन्हीं के साथ आप किन बच्चों को और शामिल कर लें? जो थे विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे मान लीजिए ऐसे हैं। इन दोनों बच्चों को स्कूल में, एक ही स्कूल में जब शिक्षा का मौका मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एकीकृत शिक्षा। दिक्कत क्या थी कि ये बच्चे स्कूल में तो आए, लेकिन स्कूल में आने के बाद इनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। इंटीग्रेटेड में जो एकीकृत शिक्षा थी, उसमें विशिष्ट बालकों के, या विशिष्ट बालकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं की गई। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो नहीं दी गई थी, लेकिन एक रास्ता दिखाया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं दी, तो एज ए रिजल्ट जो स्पेशल बच्चा होता था, वो स्कूल में आकर भी अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंड महसूस करता था। क्योंकि अगर उसे मान लीजिए स्कूल में एंटर करना है, तब भी 4 बच्चों की सहायता चाहिए ताकि वो उनकी मदद से सीढ़ियां चढ़ सके। तो इसमें फिर बदलाव लाया गया, और इंटीग्रेटेड की जगह जिस टर्म को यूज किया गया, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? रिंकी, गौतम, मोनिका, ममता, कोई डाउट है तो बोलिए। आते हैं सेकंड में। इनमें से बच्चों के लिए कौन सा अधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट? इनमें से कौन सा एक अधिकार बना? ये सबसे फेमस रहा है, तो वो क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन। कब आया था? 2009 में। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आया था 2009 अगस्त में, लेकिन वो इन बिटवीन आ गया था, तो लागू नहीं हो पाया था।
तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था, तो इसका ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक उन सभी बच्चों को शिक्षा का उपागम है जो शिक्षा छोड़ने का जोखिम उठाते हैं। देखिए कुछ बच्चे बीच में होते हैं जो ड्रॉपिंग आउट करते हैं। ड्रॉपिंग आउट का मतलब है शिक्षा को बीच में छोड़ देना। जैसे कुछ बच्चे भाई 5वीं क्लास पास होकर छोड़ देते हैं, कुछ अगर किसी क्लास में फेल हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो वो जो ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट को हम किसके थ्रू सभी बच्चों में उनको शामिल कर पाते हैं। तो यहां पर भी अगेन क्या आएगा, विशिष्ट तो है नहीं, व्यक्तिगत शिक्षा भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा फिर से समावेशी, कि उन बच्चों को भी शामिल किया जाए जो ड्रॉप आउट है। देखिए समावेशन जो शब्द है इसका मतलब सबको शामिल करना नहीं है। समावेशन का अर्थ है किसी को भी ना छोड़ना, किसी को भी ना छोड़ना, चाहे वो किसी भी रूप में पीछे रह गया है उसको वापस जोड़ना है आपको। तो ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। विशिष्ट नहीं होता है, ये चेक कर लेना सुनीता जी। सोनिया बिल्कुल ठीक बताया है। तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग जल्दबाजी करके विशिष्ट शिक्षा की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन जो बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं उनको भी अब मेन स्ट्रीम में आपको ऐड करना है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही वो शामिल होते हैं। कहकशा जी उपरोक्त सभी नहीं होगा, यही तो बात है बेटा कि आप लोग क्या करते हैं। अब ये बताइए, इंडिविजुअल इंक्लूसिव एजुकेशन तो है, सब्जेक्टेड इंडिविजुअल एजुकेशन कैसे हो जाएगा भाई, व्यक्तिगत शिक्षा कैसे हो जाएगा। गुड इवनिंग योगिता। आते हैं नेक्स्ट, स्पर्श संबंधी सामग्री क्या है। स्पर्श का मतलब है टच, टेक्टाइल मटेरियल। पेपर में ये वर्ड आता है टेक्टाइल, जिसको आप टच कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सामग्री है इनमें से, असली वस्तु है, चित्र है, व्यर्थ कार्ड है या पुरानी पुस्तिकाएं हैं। इनमें से किस कैटेगरी के अंडर जो वर्ड है टच वाला वो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या जाएगा, असली वस्तुएं यानी कि रियल गुड्स। वैसे आप चाहे तो वेस्टेड कार्ड्स को भी टच कर सकते हैं, ओल्ड बुक को भी हम टच कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्पर्श संबंधी सामग्री, तो उसमें जो वास्तविक वस्तुएं होती है हम उनको लेकर आते हैं। काउंट ये भी चीज होती है, ऐसा नहीं है कि इसको टच नहीं कर सकते। लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जब बात आती है, क्लासरूम सिचुएशन की बात आती है, तो वहां याद रखिएगा अगर इनके साथ साथ असली वस्तुएं टर्म दिया है तो हम उसको लेकर चलेंगे। हाँ जी, मुख्य धारा में लाना ही ये है आपका इंक्लूसिव कहलाता है। सोनिया क्लियर है भाई। रियल गुड्स बिल्कुल, मोनिका जिक्रा बिल्कुल बेहतर है बेटा। बढ़ते आगे, संवेदी हानि, जो सेंसरी लॉस होता है आपका, उसमें क्या क्या समस्या शामिल होती है। सेंसेस, पहली बात तो ये कि सेंसेस क्लियर होना चाहिए, जो टच का है, आपका स्मेल का है, हियरिंग का है, विजुअलाइजेशन का, ये सब आपके सेंसेस है। इनमें अगर प्रॉब्लम है तो क्या क्या शामिल है, सुनने की दुर्बलता आएगी, दृष्टि वाली भी शामिल होती है, आंशिक दृष्टि यानी कि पार्शियल विजन, जिस बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम रह जाती है वो पार्शियल में आता है। मुख्य धारा में शामिल करना सोनिया, यही इंक्लूसिव का मेन मोटो है कि सभी को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो ये दोनों पार्ट आपके इंक्लूड हो जाते हैं किसमें, विजुअल में। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते, संज्ञानात्मक अशक्तता यानी कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी किसके लिए इस्तेमाल में आती है, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, या जो मानसिक बाधिता वाले होते हैं, चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, या कुपोषण वाले, चिल्ड्रन विद माल न्यूट्रिशन, या इनमें से कोई नहीं। चेक करो कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। बढ़िया साधिका, चलिए जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे वंशिका, आंसर इज गुड, मानसिक बाधिता वाले बच्चे, बिल्कुल बढ़िया भाई। बढ़ते आगे, बधिरता का मुख्य कारण क्या है। पहले तो ये समझ लो कि ये यहाँ पर मानसिक क्यों हुआ है, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी मेंटल डेवलपमेंट का एक हिस्सा मानी जाती है, इस वजह से। बधिरता का मुख्य कारण क्या है, व्हिच इज द मेन कॉज ऑफ डेफनेस। डेफनेस का मतलब है सुनाई ना देना। तो जो व्यक्ति बहरे होते हैं, बहरापन जिनके साथ होता है, वो उसके कारण क्या हो सकते हैं भाई। आनुवांशिक हो सकता है कि जन्म से ही एक व्यक्ति बहरा हो, दुर्घटना, चोट लग जाए,
कई बार होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और आपके सुनने की ताकत खत्म हो जाती है। फिल्मों में देखा होगा पुरानी मूवीज में कि हीरो हीरोइन जा रहे हैं, ट्रक ने टक्कर मार दी और हीरोइन की सुनने की शक्ति गायब हो गई। वैसे तो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोल दोगे कि भाई हीरो की गायब क्यों नहीं हुई, लेकिन दुर्घटना से भी होती है। बीमारी अगर हो जाती है, कान संबंधी बीमारी अगर हो जाती है, जैसे कान में पानी चले जाना या कान में पस पड़ जाना, उसके कारण भी आपकी सुनने की शक्ति खत्म होती चली जाती है। तो आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। बिल्कुल मोनिका, बढ़िया भाई। अब आता है ये है भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये पेपर में पूछा जा चुका है पहले भी, दोबारा भी आ सकता है, कि जो लीगली ब्लाइंड होता है, पेपर में वर्ड क्या आता है? लीगली ब्लाइंड, उनका विजन कितना होता है? ये आप लोग बताएंगे फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, डी आ गया, कहकशा, राखी, अंजलि, नैना, नाइमा, बिल्कुल। अब बताओ जल्दी से क्या आएगा? जी फटाफट से बताइए। लीगली ब्लाइंड टर्म जो इस्तेमाल की जाती है वो किन के लिए की जाती है? जिनका विजन कितना होता है? 20/200। ये याद रखना, पेपर में 20/200 आ जाए, 6/60 आ जाए, आपका 10/100 आ जाए, ये एक ही चीज है। जहां कहीं रेशियो 1:10 का आपको दिखाई देगा वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर ये चीज गिवन नहीं है तो फिर आप लेकर क्या चलते हैं? जो एग्जैक्ट है 20/200, ये फिट के हिसाब से है, 6/60 मीटर के हिसाब से होता है, और ये रेशियो बनाकर आप लोगों को दी गया 1:10 की। तो अगर मीटर में बोला जाएगा तो मीटर वाले का आंसर 6/60 जाएगा भाई पेपर में। अगर फिट का दिया है इतने फिट, तो आंसर जाएगा 20/200। तो पेपर में ये वर्ड याद रख लेना, अगर मीटर में पूछेगा तो 6/60 और अगर फिट में पूछेगा तो 20/200। क्लियर है? चले जी, 8वें का ये हमारा हुआ, फटाफट से आगे। इनमें से कौन सा कारण अंगों या उंगलियों की हानि के लिए मान्य नहीं है? भाई आपके बॉडी का कोई हिस्सा या आपकी उंगलियां अगर डैमेज हो जाती है तो इनमें से कौन सा उसका कारण नहीं है? सोच के देखो, अगर विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन हो जाए, दिवाली पे बम छुड़ा रहे हो, फूट गया हाथ में, उंगलियां कहां गई? गायब। बाउंड ब्रेक, विच्छेद, अगर आपके शरीर का एक अंग ही अलग हो गया आपसे, टू बर्न, जलने के कारण भी आपके अंगों में हानि आ सकती है। एक इसमें दिया हुआ हेमरेज, ये होता है मानसिक आघात, ब्रेन हेमरेज जो होता है, तो वहां पर क्या होता है कि आप लोगों के शरीर के अंगों पर कोई असर नहीं पड़ता, या शरीर के अंगों की हानि नहीं होती है, मानसिक हानि होती है। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या बनेगा? हेमरेज। क्लियर? जी रेनू नमस्कार। आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या अनुकूलन का उपचरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्टेज ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन? फटाफट से चेक कीजिए और जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। पाठ्यचर्या अनुकूलन का उपचरण, सब स्टेज ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, एक्सपेंशन या सभी? जल्दी से बताइए। 11th का डी, बहुत बढ़िया, आंसर तो करेक्ट है मोनिका। अंजलि कौन सा क्वेश्चन रह गया? देख लेते हैं। अच्छा ये रह गया, ओके भाई, ओके ओके, बढ़िया अंजलि, आपने याद दिलाया भाई, ध्यान नहीं रहा था। हाँ उसका तो डी हो गया, इसका चेक करो। एक श्रवण बाधित बच्चे को फिल इन द ब्लैंक अधिगम पर अपेक्षित समय बिताना जरूरी है। हियरिंग इंपेयर्ड चाइल्ड को किस चीज के ऊपर टाइम स्पेंड करना जरूरी है? भाषा के ऊपर, ब्रेल लिपि के ऊपर, राइटिंग के ऊपर या रीडिंग के ऊपर? हाँ कहकशा जोड़ दिया है भाई 10वां क्वेश्चन, चेक करके बताओ फटाफट से। एक श्रवण बाधित बच्चे को किस अधिगम पर ज्यादा समय बिताना जरूरी है? हाँ सादिका खान वो ठीक था। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ ले आए भाई 10वां क्वेश्चन भी।
नाइमा रियाज ने बहुत बेहतरीन बताया है, आंसर इज ए भाषा। ब्रेल यूज होता है, डिलीशन का मतलब है चीजों को छोड़ देना। ब्रेल का यूज होता है भाई दृश्य बाधित के लिए। ब्रेल का यूज किसके लिए होता है? दृश्य बाधित के लिए। ठीक है बेटा, ये चेक कर लेना। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उसके लिए बता रहा हूं। ब्रेल का यूज दृश्य बाधित, जो विजुअली इंपेयर्ड होता है उनके लिए होता है। रीडिंग नहीं होता है सोनिया। आंसर इज गोइंग टू बी लैंग्वेज। भाषा पर इनको बेहतर होना जरूरी है। चलिए जी, अगला आते हैं। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन ए, याद करो आप लोगों ने 6ठी 7वीं क्लास में इसको किया हुआ है। फटाफट से इसका आंसर कीजिए ताकि हम आगे बढ़े। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये पेपर में वो भी आता है कि रोग कौन सा होता है। रोग का नाम भी लिखना भाई अगर हो सके तो। नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत बढ़िया। दृष्टि बाधिता, तो ये आपका आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक दिया है मोनिका ने। आगे बढ़ते हैं भाई। डिसलेक्सिया के कारण बच्चे को किस में समस्या आती है? डिसलेक्सिया आप लोगों को पहले भी कराया जा चुका है, अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बोल देना। तो डिसलेक्सिया का होता है आपका पढ़ने में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। याद नहीं है तो पेपर में दिक्कत आ जाएगी भाई, तो याद कर लो। चले जी, अगला आते हैं। पढ़ने में होता है, लिखने का कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया। गणना करने का क्या होता है? डिस्कैलकुलिया। टू पे अटेंशन, ध्यान ना देना। अगर ध्यान देने में दिक्कत है तो क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट। तो ये टर्म्स है जो पेपर में आती है, तो इनका ध्यान रखिएगा कि कौन सा किससे रिलेट करता है। आपका आंसर फटाफट से बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है, एक से अधिक अशक्तता का होना क्या कहलाता है? यानी कि एक से अधिक आपकी डिसेबिलिटी है तो वो क्या कहलाएगी भाई? मोर देन वन है तो क्या होता है? मल्टीपल। एक से ज्यादा होना मल्टीपल कहलाता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? मल्टीपल। बिल्कुल बढ़िया मोनिका, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। क्लियर भाई? बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सहयोग युक्तियों में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोऑपरेशन डिवाइस? कोऑपरेशन डिवाइसेस में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। कोऑपरेशन डिवाइस में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो, तो भाई सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि चीजों को ध्यान से देखिए। कौन सी चीज ज्यादा मदद करती है आपको अपनी क्लास में बेहतर ढंग से काम करने में? कम्युनिकेशन बोर्ड, संचार बोर्ड, ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने में। गिनतारा, ये हेल्प करता है आपको फिजिकली, जो बच्चे को काउंटिंग में अगर दिक्कत आती है तो गिनतारा या अबैकस, ये अबैकस भी बोलते हैं, ये मदद करता है आपको गिनती करने में भी। हेयरिंग एड, ये मदद करते हैं चीजों को सुनने में। तो ये आपको क्या करते हैं? एक तरीके से कोऑपरेट करते हैं, मदद देते हैं, सहयोग करते हैं। एक चीज रह जाती है चार्ट, इसका लेवल इन सब के मुकाबले काफी कम है। हाँ, ये आपका टीचिंग एड के अंतर्गत शामिल होता है, और वो भी किसमें? श्रव्य सामग्री, सॉरी दृश्य सामग्री के अंतर्गत। तो आंसर इज गोइंग टू बी चार्ट। नहीं जिक्र, काउंटिंग नहीं होगा बेटा। गिनतारा अबैकस, उससे कर लो, उससे आसानी से हो जाएगा। अबैकस से वर्ड जो है वो थोड़ा सा असर डाल देता है, अबैकस करो आसानी से होगा। बढ़ते आगे। लिंग अनुपात को परिभाषित किया जाता है पेपर में। ये देखिए, जब NIOS से बेस बनकर क्वेश्चन आए थे तो वहां पर इस तरह के सवाल भी पूछे गए थे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई ज्यादा इतना वो नहीं है। करते हैं शुरू, स्टार्ट करें से।
लिंग अनुपात किसे उसमें किया जाता है? सेक्स रेशियो को कैसे डिफाइन करते हो आप? प्रत्येक 100 बालिकाओं के लिए 1000 बालिकाओं के लिए बालकों की संख्या, 1000 बालकों के लिए बालिकाओं की संख्या, या 100 बालकों के लिए बालिकाओं की संख्या? फटाफट से आंसर दीजिए, किसके लिए होता है? कितनी लड़कियों पर लड़के या कितने लड़कों पर लड़कियां? यह पेपर का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया रेनू, मोनिका, कहकशा, अपर्णा, बहुत बढ़िया भाई। आंसर इज सी, लड़कों पर लड़कियों की संख्या। देखिए ऑप्शन अगर देखोगे तो दूसरा भी ऐसा सही है, लेकिन वहां लड़कियों पर लड़कों की संख्या है। तो ये ध्यान रखना है पेपर में कि किस टर्म को पहले प्रेफरेंस देनी है, किसको बाद में। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगर ठीक लग रहे हैं तो भाई वीडियो शेयर कर लो और लाइक सब्सक्राइब तो करते ही रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे समाज में महिलाओं को उपेक्षित करना किससे संबंधित है? नेग्लेक्शन ऑफ विमेन इन अवर सोसाइटी इज रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब है किसी एक को प्रेफरेंस देना, कंडीशनड इनकैपेसिटी, शक्तिहीनता की उनमें शक्ति की कमी है, या ये सभी, यानी कि सभी के सभी शामिल होते हैं। जल्दी से फटाफट से भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पेपर में आ जाता है जेंडर से रिलेट करके तो दिक्कत दे देता है ऐसा क्वेश्चन। चेक करो। महिलाओं को उपेक्षित करना, नेग्लेक्ट करना, या एक तरीके से उनके ऊपर बात मारना किससे रिलेट करता है? प्रेजुडिस। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने भी दिया है, मोनिका, रेनू, अपर्णा, बहुत बढ़िया भाई। नाइमर रियाज थोड़ा सा चेक करो बेटा, डी नहीं होगा। उपरोक्त सभी आप, होता क्या है कि आप लोग इसकी तरफ ज्यादा भागते हो कि भाई ऑल ऑफ द अबव। भाई अगर अनुभव की कमी है तो उससे उपेक्षित थोड़ी होते महिलाएं। पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह जो होता है वो उपेक्षित करता है महिलाओं को। क्लियर? नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा विकल्प समाज में स्त्रियों की दशा का सूचक नहीं है? इंडिकेटर ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन, विमेन स्टेटस से इनमें से। जी अभिराज, सब्जेक्ट पेडागोजी बेटा इसके बाद शुरू होगी। क्लियर? तो उनके भी क्वेश्चन होंगे अभी, ऐसी दिक्कत नहीं है अभिराज, सारे क्वेश्चन होंगे भाई। Which of the following is not an indicator of the status of women? विमन स्टेटस का इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? चेक कीजिए। संपत्ति का अधिकार, शिक्षा, मातृभाषा का ज्ञान, या लिंग अनुपात? विमन स्टेटस को, ये वीडियो का जो लिंक है बेटा उससे शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। कोई नहीं, अभी इधर फोकस रखना रेनू, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, ग्रुप में मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर? देखिए संपत्ति पर अधिकार है तो स्त्रियों की दशा खराब उसमें नहीं बताता, क्योंकि इसमें अधिकार बराबरी का है। शिक्षा में भी बराबरी का अधिकार है। लिंग अनुपात यहां पर असर डालता है। तो पहले क्या था, पुराने टाइम में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कम मिलता था, यानी कि लड़कियों को पिता की संपत्ति में या पैतृक जो संपत्ति है उसमें पहले अधिकार का हक नहीं था। लेकिन अब करंट में क्या, अब सिचुएशन ऐसे कि अब है। एजुकेशन में भी पहले यही दिक्कत आती थी कि भाई ये एजुकेशन लेवल उतना बेहतर नहीं हो पाता था। ये सेक्स रेशियो ये तो हमेशा से रहा है। एक जो चीज है मातृभाषा का ज्ञान, ये ऐसा था कि इससे कोई स्टेटस के ऊपर असर नहीं पड़ता था। तो इसीलिए इनमें से ये एक इंडिकेटर नहीं है महिलाओं की दशा का। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, मातृभाषा का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक के संदर्भ में कौन सा कथन पक्षपात से मुक्त है? फ्री फ्रॉम बायस। चेक करो, बायसनेस किससे आती है? जब किसी एक को आप बेहतर बताए। जी अपर्णा बिल्कुल ठीक है। अभिराज सेक्स रेशियो नहीं होगा, ठीक कर लो इसको, मातृभाषा का ज्ञान होगा। आते इधर, स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेंडर इज फ्री फ्रॉम बायस। पुरुष जैसा दिखना, ये जेंडर बायस होता है या नहीं होता? चेक करो खुद से। स्त्रियोचित कोमलता, फेमिनाइन टेंडरनेस, जैसे होते हैं ना कुछ लड़के होते हैं जो बिल्कुल ही कोमल स्वभाव के होते हैं, थोड़ी सी बात पे रो देते हैं,
तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या वर्ड यूज करते कि फेमिनाइन टेंडरनेस है, ये तो कोमल सा है। उसके बाद आता है लड़कियों की तरह दिखना, कि लुक्स लाइक अ बाउंड गर्ल, यानी कि लड़की जैसा दिखता है। तो कुछ बच्चे हो जाते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो मैस्कुलाइन नेचर का ना होके फेमिनाइन की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है, यानी कि बन जाता है वैसा। तो ये क्या जेंडर बायस वाला है, या हैविंग कॉल्ड एज मानव यानी कि ह्यूमन, ये जेंडर बायस से फ्री होता है? कौन सा फ्री होगा? जी जय जय श्री राम, आंसर इज गुड, ह्यूमन। बढ़िया सादिका, शिवानी, रेनू, जिक्रा, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, महिलाएं स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है, यह कथन किस धार्मिक पुस्तक में है? एनआईओएस में क्या था कि एक ये कंसेप्ट भी दे दिया था, तो हम सिंपल सा इसका आंसर कर लेते, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। तो रामायण महाभारत, इनमें ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात ही नहीं है। आंसर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में इस बात का जिक्र है, तो इसीलिए ये पॉइंट यहां पर डायरेक्ट जाता है। ये नॉलेज बेस होता है, तो इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट, भारत में इनमें से क्या अवैध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलीगल? चेक करो कौन सा इलीगल नहीं है। सती होना या इसको बढ़ावा देना, ये तो इलीगल है भाई। दहेज लेना व देना, ये भी इलीगल है। स्त्रियों को स्त्री खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं देना, विमेंस को जो स्पेशल फैसिलिटीज उनको दीजिए प्रमोट करने के लिए, कार्यस्थल पर यौन शोषण करना, ये भी इलीगल है। तो आंसर क्या बचा हमारा? सी, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। अभिराज वो भी होंगे, लेकिन पहले ये तो पूरे हो बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में गलत है, इंटरप्रिटेशन ही गलत किया गया। अभी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, women are not entitled to freedom, this statement is given in which religious book? देखिए मैंने बताया कि ये टर्म क्या था, कि आपका कहां से आया था। ये फैक्चुअल बेस है, और एनआईओएस की बुक में इसका आंसर यही दिया गया है, तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन केवल इसलिए कर रहे हैं कि बाय चांस अगर आ जाए तो आपको आंसर देने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर देखते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं सुखद जीवन निर्वाह नहीं करती है। सोच के देखना भाई, अगर आपने हायर एजुकेशन लिया है तो आपका जीवन निर्वाह सुखद होगा या दुखद? बेरोजगार महिलाएं भी देश के आर्थिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देती है। भाई जो अनएम्प्लॉयड फीमेल्स है वो भी कंट्रीब्यूट करती है इनडायरेक्टली एक देश की किसमें? जीडीपी में या उसकी डेवलपमेंट में। हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिए लैंगिक विभाजित कार्य अच्छा है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। चौथा और देख लेते हैं, महिला कर्मचारी पुरुष कर्मचारी के समान वेतन के योग्य नहीं है, ये भी गलत है। तो बचा क्या? ये लाइन कुछ ठीक भी है कि भाई जो अनएम्प्लॉयड फीमेल्स होती है वो भी क्या करती है? आपके नेशन की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। नमस्ते, कैसे हो बेटा धर्मेंद्र? चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट के अनुसार किस वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित की गई है? देखिए पहले ये एज ग्रुप था 6 से लेकर 14, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार 3+ से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। 3+ to 14 तो नॉर्मल बच्चों के लिए है, और 3+ से 18 आपका काउंट हो जाता है किन के लिए? जो स्पेशल नीड है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो शिक्षा के अधिकार में अब चेंज आ गया है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब करेंगे तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। बालिका की शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? सोच के देखिए, गर्ल चाइल्ड के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है उसकी एजुकेशन पूरी करने के लिए? फटाफट से। हाँ अपर्णा, अब ये 6 से 18 से 3+ हो गया बेटा। ये जो ईसीसी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, वो भी अब जोड़ दी गई है अपर्णा, तो ये आप रिवाइज कर देना, काम आएगा।
हु इज रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स, कम्युनिटी, स्टेट या सभी? तो आंसर आपका जाएगा सभी। खाली स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है, केवल कम्युनिटी की जिम्मेवारी नहीं है, केवल पेरेंट्स की नहीं है, सबकी होती है भाई। आगे बढ़ते हैं। मॉडल क्लस्टर विद्यालय को सहायता उपलब्ध इनमें से कौन कराता है? मॉडल क्लस्टर स्कूल को इनमें से कौन सहायता उपलब्ध कराता है? जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर बनेगा और क्यों बनेगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि क्यों बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ही 2 से 3 बातें हैं जो हमारे काम आएगी। तब तक मैं पानी भी पी लेता हूं, आप तब तक फटाफट से इसको ढूंढिए क्या आंसर आपका बनेगा, जल्दी से। हाँ जी जल्दी से। ओके, 10वें का सी। बढ़िया मोनिका। और कोई भाई? अपर्णा ओझा 11वें का भी बता दिया। हाँ जया बिल्कुल बताएंगे भाई। नहीं पता दोनों क्वेश्चनों के आंसर? चलिए जी चेक करते हैं। पहले 10th क्वेश्चन में आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक मॉडल क्लस्टर विद्यालय को सहायता उपलब्ध कराता है। ये जो क्लस्टर स्कूल होते हैं, ये होता है क्या कि एक क्लस्टर के अंदर 5 से 6 स्कूल को शामिल किया जाता है। उनमें आप बच्चों के नीड की जरूरतें अवेलेबल कराते हैं। इसके लिए जो संस्था इनको मदद उपलब्ध कराती है, उस मदद में शामिल जो संस्था है वो कौन सी है आपकी? NPEGL। ये आपके आई थिंक नेशनल पॉलिसी होता है गर्ल एजुकेशन के लिए, महिला या बालिका शिक्षा के लिए। तो वो आपके क्लस्टर स्कूल्स को अमाउंट जो है या जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराती है या चीजें उपलब्ध कराती है, सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। यहां पर एक है KGBV, ये है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। बी से है बालिका, वी से है विद्यालय। जब बात आती है MS की तो ये है महिला सामख्य, यानी महिलाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक ये संस्था तैयार की गई है MS, महिला सामख्य इसका नाम है। तो ये हमारे क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं जिसमें से आंसर तो जाएगा NPEGL। तो ये हमारा आंसर होगा, इसको तो टिक कर लेना। इसकी फुल फॉर्म मैं कोशिश करता हूं कि क्लास के एंड तक होते होते भाई ध्यान आ जाए तो लिखवाऊंगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिडेंशियल स्कूल फॉर SC ST एंड माइनॉरिटी गर्ल्स? माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए इनमें से, हाँ सभी गर्ल्स से रिलेटेड है जया, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके लिए इनमें से कौन सा स्कूल होता है? तो आंसर हमारा जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। वर्ड आ रहा है बालिका, और क्वेश्चन ने भी पूछा है बालिका। नवोदय स्कूल क्या है? ये भी कैसे स्कूल है? आवासीय स्कूल होते हैं, लेकिन ये किनके लिए होते हैं? जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके लिए।
यानी कि जीनियस टाइप के। क्लियर है पॉइंट? तो ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बढ़िया मोनिका। नेक्स्ट, बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है, क्यों भाई? सोच के देखो, एक बच्चे के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि बच्चे अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, या बच्चे अधिकारों का उपयोग करना नहीं जानते हैं, या वे बड़ों की सुनते हैं, या वे अपरिपक्व है। चेक करो कौन सा होगा, इनमें से कौन सा आपके आंसर को एक तरीके से कहते हैं कि हम सपोर्ट करता है। अधिकारों के बारे में वो जानते नहीं है या उन्हें पता है? आप लोग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं आरटी एक्ट का। छोटे छोटे बच्चे को पता है कि टीचर मार नहीं सकता, बिल्कुल टीचर के सामने जाके खड़ा हो जाता है कि मार के दिखाओ। कारण टीचर मारेगा तो पुलिस वाले को बुला लेता है बच्चा। पेरेंट्स भी कई बार स्कूल में दिक्कत पैदा कर देते हैं, ये आप देख भी चुके हैं कि टीचर्स के साथ मिसबिहेव हो जाता है। तो इसका मतलब बच्चे अधिकारों के बारे में तो जानते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो उपयोग करते हैं, क्या कहीं पर भी आपको उस उपयोग करने के तरीके में उनके में कमी दिखाई देती है? अगर कमी दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है? वो इमेच्योरिटी वहां दिखाते हैं, दे आर इमेच्योर। वो अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं बेहतर ढंग से। इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा कि वे अपरिपक्व है, इसलिए उनके हितों की या अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है। बढ़िया रेनू, ममता, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, लोगों को उनके अधिकारों के साथ जीवन जीने को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को किस तारीख को अपनाया था? ये फिर से वही आ गया कि भाई डेट वाइज है, तो डेट वाइज अगर टर्म आ रही है तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि पेपर में कंफर्म आए। तो यहां पर आंसर सीधा सा लिख लेना कि 10 दिसंबर 1948, कुछ नहीं करना। सेम वे में आपका आ जाएगा एसएसए का कि भाई इसमें कब शुरू किए गए थे? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आंसर चला जाएगा 2004। ये होते हैं डायरेक्ट, फटाफट से पूरे करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, बाल श्रम निषेध कानून, एक बच्चा वह है जिसने अपने कितने वर्ष पूरे नहीं किए हैं? तो नॉर्मली ये कितना होता है? 18 वर्ष। बाकी अभी जो आप बात करते हैं, जो जुवेनाइल बोर्ड होता है, वहां पर बच्चे अलग है, बाल अपराधी की आयु अलग है। बाल अपराधी के लिए जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं। और यदि कोई बच्चा किसी गहन अपराध में लिप्त पाया जाता है तो वो 16 वर्ष की आयु के ऊपर वाला अगर हो तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आएगा, बाल अपराधी में नहीं आएगा। तो ये कंडीशन से जो चेंज होती रहती है। क्लियर है भाई? अपर्णा ओझा 14 साल क्यों ले आए भाई? 14 साल क्यों लेकर आ गए भाई? आंसर आएगा 18 साल। भारत में ये 2011 वाला तो छोड़ दो, ये क्वेश्चन अब काम का नहीं है, क्योंकि अब नई जो जनगणना आई है उसके हिसाब से आंसर क्वेश्चन बनेगा। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से था, वहां पर 940 था। वैसे आंसर बता देता हूं, वहां 940 था। अब करंट में 1000 से ज्यादा हो चुका है, यानी कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम है। बाकी पता चलेगा, सेंसस आना था 2021 में, लेकिन आपको भी पता पैंडेमिक की सिचुएशन थी तो हो नहीं पाया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी 11 के हिसाब से तो ओके है, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं है। पेपर में वैसे क्वेश्चन अगर आता है तो सेंसस का ही आता है, तो इसलिए 2011 के हिसाब से आप आंसर रख सकते हो 940। क्लियर? नहीं अपर्णा ओझा जी, ये भी याद रखना बेटा। 1986 के तहत वर्ड पर ध्यान दे लो, कौन सा है? 1986 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि ये आपका पुराने के हिसाब से है। हाँ मोनिका जी, मैंने बताया कि आप अगर अमेंडमेंट देखते हैं, संशोधन, उसके हिसाब से आएगा, क्योंकि ये शिक्षा नीति के आधार पर 14 वर्ष के बारे में आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? चेक कर दिए कौन सा होगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है, विकास की दर समान नहीं होते, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो ये हमारा एक सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी सिद्धांत है। ये भी एक सिद्धांत है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी हमारा एक सिद्धांत होता है
कि जो सभी प्रकार प्रक्रियाएं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भाई थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पढ़ा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकास का एक सिद्धांत है, तो ये तो विकास का सिद्धांत है, अंतर संबंधित नहीं है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इंटर रिलेटेड होती है। सभी की विकास दर समान नहीं होती भाई, रेट ऑफ डेवलपमेंट सबकी एक जैसी होती है, एक फेज में तेज होगी दूसरे फेज में स्लो होगी, तो रेट ऑफ चेंज सही चलता है, और विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जी सिर्फ ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल जिक्रा, वो बस क्वेश्चन पढ़ते हुए थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी। आते अगले पे, स्वभाव एवं पालन पोषण किससे संबंधित है, नेचर एंड नर्चर। याद करो लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में बात किया था, लास्ट क्लास में भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि नेचर और नर्चर किससे रिलेट करता है। आपका आंसर वहीं से आ जाता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, कुछ नहीं सोचना होता, नेचर एंड नर्चर जैसे ही आएगा, क्योंकि हेरिडिटी किसको बताती है, नेचर को, और वातावरण किसको बताता है, नर्चर को। तो पेपर में इनका ध्यान रखना, नेचर कैसा होता है, स्टैटिक होता है, इसमें बदलाव नहीं कर सकते, वातावरण कैसा होता है, वेरिएबल होता है, इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो नोट डाउन कीजिएगा, इसको एग्जाम में काम आएगा। साधिका ए कैसे आया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानव विकास किसका परिणाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ विच, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशल एंड मोटिवेशनल। तो फिर से वही हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आंसर होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन तो भाई कैसे भी घुमा के दे देगा, आंसर करना है और कुछ नहीं। आते नेक्स्ट, प्याजे ने शैशवावस्था इनमें से कौन सी है, शैशवावस्था होती है इन्फेंसी स्टेज, जो होती है बर्थ से लेकर 2 साल की। तो जो इन्फेंसी स्टेज होता है उसे जीन प्याजे ने क्या बोला है, आपको वो आंसर ढूंढ के देना है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। थर्ड कर लिया, तो फोर्थ पे आ जाओ भाई। सी कैसे बताया वंशिका, सी कहां से हो जाएगा बेटा, कंक्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा इन्फेंसी। चेक किया करो ध्यान से, जल्दबाजी में गलती करते हो। फोर्थ का जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट से पूरा करो, थोड़ा सा रेस्ट मैं भी कर लूं, लगातार सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। फ्रायड ने इड, ईगो और उसके बाद कौन सी चीज आती है, कंसेप्ट में क्या आता है, इड, ईगो और क्या, लिबिडो आता है, डायनेमिक आता है, सेल्फ आता है, या क्या आता है। जी बिल्कुल ठीक कर रखा है वंशिका, अब ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सुपर ईगो। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सृजनात्मकता से अत्यधिक जुड़ा हुआ, अत्यधिक का मतलब है हाईली कनेक्टेड, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा कनेक्टेड है, विनम्रता, मुखरता, मौलिकता, आवेगशीलता। तो भाई याद रखना, क्रिएटिविटी की जब बात आती है तो क्रिएटिविटी में हम जोड़ते हैं किसको, ओरिजिनलिटी को सबसे पहले, ये जरूरी है। इनोवेटिव, ये भी जरूरी होता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल, ये भी जरूरी होता है। रिपीटेशन एबिलिटी, ये भी जरूरी होता है। तो यहां पर हमें इसमें से क्या मिल रहा है, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल अगर आपके आइडियाज है तो ये तो कंफर्म है कि आप क्या है, क्रिएटिव है। तो आंसर हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। चलिए एक बच्चे का कुछ कमेंट था, ध्यान नहीं रहा। थ्री माउंटेन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने की एबिलिटी कंक्रीट में आ जाती है बेटे, क्लियर, प्याजे के अनुसार कंक्रीट में आएगी। बढ़ते हैं आगे इससे। यदि किसी बच्चे के माता पिता, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था, ये एक रिवीजन के फॉर्म में क्वेश्चंस थे जो मिक्स करके डाल दिए थे। तो यहां पर आंसर क्या था हमारा, क्रिएटिविटी। और ये थिंकिंग वाले में कितना था, 6।
बढ़ते आगे, समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, चेक करो। विच कैरेक्टरिस्टिक इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे कम किसको महत्व देंगे आप? हाँ जी, जनरली सभी में होती है। चेक करो, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है समावेशी शिक्षा में? सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, पेशेंस एंड अटेंशन, नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो भाई इसका हमें कुछ नहीं करना होता, बच्चा किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से आए उस वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये बाकी तीन है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, डी। अगला है, डिसलेक्सिया किससे एसोसिएटेड है? डिसलेक्सिया वर्ड आया, पीछे भी हमने किया था, आंसर क्या जाएगा, रीडिंग। तो ये एक तरीके का रिवीजन टाइप आ जाता है। कक्षा में 3 पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, खेल के कालांश में क्या करोगे, चेक करके देखो। अगर 3 ऐसे बच्चे हैं जो पोलियो अफेक्टेड है, पेपर में पोलियो अफेक्टेड की जगह कोई और नाम भी आ सकता है, तो आप उसके हिसाब से चेक करेंगे। तो आंसर देखिए क्या आएगा कि भाई एक कोने में बैठ ताकि खेल का आनंद ले ले तू भी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में हिस्सा लेंगे प्रोत्साहित कर दो, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति दो कि भाई क्लास वाले जो खेल है वो खेल, बाहर वाले छोड़ दे, और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना कि नहीं आप सबके साथ खेलोगे। सोच के देखो क्या आंसर बनेगा। एनकरेज करेंगे अभिराज, बहुत बढ़िया। एनकरेज करोगे तो कौन सा आंसर आएगा, आंसर की तरफ जाओ। आंसर इज गोइंग टू बी बी, बिल्कुल। यहां पर एक लाइन और लिखी है, इसको ध्यान से देखोगे तो अप्रोप्रिएट फॉर देम, इस लाइन की वजह से यह आंसर बना है सबसे बेहतर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी गिफ्टेड कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन बार बार उठता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है। ये अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, भाई होते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, सोच के देखो। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह पाते हैं। तो इनमें से कौन सा गिफ्टेडनेस की एक जो कहते हैं हम असेंशियल कंडीशन है, चेक करो। मोनिका ने बताया 12वें का ए, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। ओके जी, और बताओ भाई 12वें का क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन बड़ी दिक्कत देगा आप लोगों को। 12th का ए, अपर्णा ओझा, ठीक है जी। सोच के देखिए, अगर अपने निर्णय में स्वतंत्र हो गए तो फिर तो टीचर से भी स्वतंत्र हो गए। अगर डिसीजन मेकिंग में आपने फ्रीडम दे दी या डिसीजन मेकिंग में किसी दूसरे की नहीं सुनते हैं, तो ये तो टीचर से भी फ्री हो गए फिर। तो अगर टीचर से ही फ्री हो गए तो इसका मतलब आपने तो 2 आंसर दे दिए, आंसर तो हमें 1 देना है। चेक करो कौन सा आंसर होगा। हाँ जी, कौन सा आंसर होगा चेक करो। 12वें का डी, एक बच्चे ने कहा है डी कि ये अपनी बात, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह देते हैं, यानी कि जो भी बच्चा अपनी बात दृढ़ता पूर्वक कह देगा वो गिफ्टेड हो गया। सोच के देखो, ये सारे पॉलिटिशियन अपनी बात ही ना कहते रहते हैं, ये सारे जीनियस है क्या? हाँ चेक करो, ये क्वेश्चन दिक्कत देगा पेपर में। ममता जी, ओके। ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं डी पर और ए पर, डी और ए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं कर दूं अगर होल्ड पे तो ठीक है, या अभी चलने दे, वेटिंग में डाल दूं इसको? आंसर लिख लो पहले। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं जनरली, जी सोनिया खत्री जी, चेंज कर लेना बेटा। इंग्लिश में नॉन असर्टिव है, ऑफ देयर नीड्स, ओके।
ये लो, अब ठीक है। अपर्णा बेटा, आपको भी पता है कि ट्रांसलेट करते हुए कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई। हाँ मोनिका, ये बढ़िया आंसर क्या होगा? हम सी पर चले गए, बहुत बढ़िया, सी पर चले जाओ। आंसर सी ही है। नॉर्मली होता क्या है कि जो जीनियस बच्चा होता है वो अपनी स्टडीज में ही लगा रहता है। आप कभी भी देख लेना, जो बच्चे इन्वेंशन करते, कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, वो अपनी स्टडीज में लगे रहते हैं, दुनिया से उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्लियर? इंग्लिश के ऑप्शन में आप आ जाइए, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, इंट्रोवर्ट इन नेचर। क्लियर? आंसर जाएगा इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बच्चे, एक और सवाल आ गया प्रतिभाशाली का। पढ़ो और इसका भी आंसर लो, फटाफट से आंसर दो भाई, इसका भी जल्दी से। सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ये तो हट गया, ये कहां से आ गया? सामान्यतः अपने शिक्षकों को वो पसंद नहीं करते, ये भी हटाओ, करते हैं। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ये 1% हो सकता है थोड़ा सा। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं, परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड। तो भाई ये जो एनी फील्ड आता है ये कभी नहीं होता है, याद रखना। जो गिफ्टेड होते हैं या जीनियस, वो किसी एक क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं। किसी एक या दो क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, सभी में नहीं। क्लियर है? नहीं नहीं सादिका खान, ये नहीं है बेटा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा? सी। एज कंपेयर टू ऑल दीज, इन चार में से मैंने सी लिया है, आंसर सी भी नहीं बनता है, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि बिना किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए तो अध्यापक का मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो थोड़ा सा गड़बड़ रह जाती है, पर ये एनआईओ ऐसा भाई इसने डाला हुआ है, लेकिन हम इसको ठीक करके रहेंगे ताकि पेपर में दिक्कत हमें ना आए। क्लियर? कोई नहीं अपर्णा जी, ठीक है। जिक्रा, कोशिश करेंगे कि अगली बार से वाटर मार्क ही हटा दें। अभी तो बेटा फाइल बन गई थी इसलिए। क्लियर जिक्रा? आगे बढ़ते हैं। अधिकांश समय किसी बच्चे को याद दिलाना पड़ता है कि वह एक लड़की है, यह क्या लक्षण है? अगर आप किसी को ये एहसास दिलाते कि वो लड़की है या वो लड़का है। यहां पर गर्ल इसलिए लिया जाता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन गर्ल से रिलेटेड आपके पेपर में बनते हैं, इस वजह से। ये किसका सिम्टम है? सिंपथी का है, अफेक्शन का है, डिस्क्रिमिनेशन का है, या हेटर्ड का है? घृणा का है, विभेदन का है, स्नेह का है, सहानुभूति का है? बताइए। फटाफट से। हाँ, कुछ के कमेंट बस मेरे को ही दिखते हैं, बाकी किसी को दिखते ही नहीं। चलिए जी, फटाफट से आंसर बताइए, क्या बनेगा? बहुत बढ़िया वंशिका, ममता, पल्लवी, कहकशा, बहुत अच्छे बेटा, विभेदन का ही है। ये लड़का है, आप लड़की हो, आप लड़के हो, तू लड़का है, तू लड़की, ये जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो विभेदन की तरफ इशारा करती है। आते अगला, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? ये क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से है भाई। एनसीएफ 2005 में इस बात को रखा गया है, जल्दी से बताइए। 15 जेंडर बायस, क्या बात है अपर्णा, इतनी स्पीड से आंसर दिया। बिल्कुल सही आंसर है, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? प्रॉपर पेयर किसका बना है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का, इमोशनल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का, फिजिकल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का। चेक करो कौन सा करेक्टली पेयर्ड है।
जल्दी से ढूंढिए क्या बनेगा। ये आज अपनी यूनिट हम ये खत्म कर देंगे। बताइए फटाफट से क्या आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। जी अंजलि डबास बिल्कुल सही। अपर्णा ओझा बी ने बताया, अपर्णा ओझा ने बताया है बी कि सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट। देखते हैं और कौन आता है। सादिका, पल्लवी, मोनिका, बहुत बढ़िया। ये 16वां क्वेश्चन कहां से ले आए बेटा मोनिका, पहला आ गया। कोई नहीं फिर भी ठीक है। आंसर इज करेक्ट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट ये करेक्ट पेयर है एज कंपेयर टू एनी अदर ऑप्शन। क्लियर। रेणु शर्मा जी डी कहां से ले आए। डी है फिजिकल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में जीन्स का भी रोल होता है भाई, कहां से हटा दोगे। क्लियर है ये बात, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, काम आता है पेपर में। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से शुरू होता है विकास। पोस्ट चाइल्डहुड, प्री नाटाल, स्टेज ऑफ इन्फेंसी या प्री चाइल्डहुड। इन्फेंसी से होगा या प्री नाटाल से होगा। गुड अभिराज, और बताओ किससे होगा। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है भाई प्री नाटाल का, याद रखिएगा इसको। प्री नाटाल की भी 3 स्टेज होती है, जाइग्रोटिक, एम्ब्रियो एंड फॉइट्स। तो 3 ये स्टेज होती है प्री नाटाल में। तो पेपर में अगर आ जाए कि प्री नाटाल में कितनी स्टेज होती है तो 3 होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है। ये शुरुआत में कराया था मैंने आज की क्लास में। बताओ कौन सा होगा। डायनेमिक होगा, स्टैटिक होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। जेनेटिकल को हेरिडिटी कैसा होता है। नेक्स्ट आंसर इसका क्या जाएगा, स्टैटिक। साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू, साइकोएनालिटिक थ्योरी मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है। बिल्कुल मोनिका, वंशिका, बहुत बढ़िया। डायनेमिक, अभिराज डायनेमिक क्यों ले आया भाई। डायनेमिक तो नर्चर होता है अभिराज जी, डायनेमिक नर्चर होता है, स्टैटिक नेचर होता है। क्लियर। और नेचर को ही हेरिडिटी कहा जाता है। चले जी नेक्स्ट आता है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसकी है। आंसर क्या जाएगा हमारा, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड आंसर हमारा बनेगा। बिल्कुल बढ़िया अपर्णा। नेक्स्ट आते हैं, जीन प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग, अमूर्त रूप से सोचना किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ढूंढो और आंसर दो। ये सिगमंड फ्रायड तो ज्यादातर बच्चों ने ठीक दे दिया। रेणु शर्मा जी क्यों गलत कर रहे हो। चलो ठीक करो इसको, सिगमंड फ्रायड आंसर होगा। करो इस क्वेश्चन को, कौन सा होगा एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग, इनमें से किसको डिनोट करती है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बहुत बेहतरीन आंसर। यही होता है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। आते हैं 6th में, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, क्रिएटिव इनमें से कौन सा है। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स, जिसके नंबर अच्छे आए। गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में अच्छा है। वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग में काफी अच्छा है। एंड हाईली इंटेलिजेंट। बताओ कंक्रीट क्यों होगा अभिराज, फॉर्मल ऑपरेशनल होता है बेटा। आ जाओ जी 6th क्वेश्चन, देखते हैं कौन करता है ठीक। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे मोनिका बेस्ट, लेटरल चिंतन में थोड़ी होता है बेटा, अमूर्त चिंतन में होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट में होता है, प्लस डाइवर्जेंट में होता है।
यहां वर्टिकल थोड़ी बोला है, वर्टिकल थोड़ी बोला है जो आपने इसकी तरफ भाग गए। जिक्रा और मोनिका चेक करो, पल्लवी चेक करो आंसर को। चेक कर बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं क्रिएटिव वाले के लिए कि डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी होती है, ओपन या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ये होते हैं क्रिएटिव के लिए। क्लियर? तो ध्यान रखना इस बात का। बी कैसे लेकर आ गए, हटाओ इसको। इसमें भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये लाइनें ना आए तो क्रिएटिव की तरफ मत भागना थिंकिंग में। आउट ऑफ बॉक्स एंड डाइवर्जेंट ये दो मिलेंगे तो काफी अच्छा रहता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन इसी में तो है बेटा, अभी आंसर कहां दिया है? अभी आंसर तो दिया ही नहीं है। पल्लवी खत्री जी ने दिया है सी, टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। और देखते हैं, चलिए जी आंसर पहले लगाइए। बहुत बुद्धिमान है, क्यों है आंसर अब उसके बारे में बात करते हैं। एक पर्सन थे जिनका नाम था रेंजुली। इन्होंने एक 3 सर्कल थ्योरी दिया था। जिसमें ये लेकर आते थे कि हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली क्रिएटिव, ये मानते थे कि जो बच्चा हाईली क्रिएटिव होगा उसमें हाईली, ओके मोनिका कोई बात नहीं, तो ये इससे भी याद रखना भाई कि जो बुद्धिमता और जीनियसनेस है या बुद्धिमता, हाँ अपर्णा अभी समझा रहा हूं भाई। देखिए इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, इनके जब रिलेशन की बात आती है तो आप जितने अधिक क्रिएटिव होते हैं, मोर क्रिएटिव मोर इंटेलिजेंट। कैसे? अगर आप देखेंगे कि 90 से लेकर 120 तक क्रिएटिविटी भी कैसी होती है, पॉजिटिव, और इंटेलिजेंस भी कैसी होती है, पॉजिटिव। इसके ऊपर, अगर इससे ऊपर हम बात करते हैं, ये दोनों सेम लेवल पे आ गए ना बेटा, लेटरल है उसी लेवल पे, एट द सेम लेवल। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की, कि अपर लेवल की बच्चा सोच पाता है, उसके लिए हम टर्म लेकर आए यहाँ पर ना। यहां पर बात करते हैं कि मोर क्रिएटिव मोर इंटेलिजेंट। जैसे जैसे आईक्यू लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंटेलिजेंस भी बढ़ती, सॉरी इंटेलिजेंस जैसे जैसे बढ़ती है क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो इस पॉइंट को सबसे पहले बेस बनाएंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आएगा एलिमिनेशन का, जो मोनिका ने भी बताया है। देखिए परीक्षा में अच्छे अंक लाना कोई जरूरी नहीं कि भाई आप क्रिएटिव है इसको दिखाए, क्योंकि क्रिएटिव बच्चों के परीक्षा में नंबर कम आते हैं और बुद्धिमत्ता परीक्षा में नंबरों से नहीं पहचानी जाती है। बुद्धिमत्ता परीक्षा में नंबरों से नहीं पहचानी जाती, सॉरी क्रिएटिविटी। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भाई वो भी अच्छा होता है जो कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट थिंकर जो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो भी बेहतरीन मिलेगा आपको। लेकिन क्रिएटिव नॉट के भाई केवल उसी के लिए हो, नो। क्रिएटिविटी के लिए जो मिनिमम आईक्यू लेवल है उसका 120 नहीं है। क्रिएटिविटी सभी में होती है, क्रिएटिविटी सभी में होती है। 90 से कम होने पर, 90 से कम आईक्यू होगा तो क्रिएटिविटी कम होगी। वर्ड पर ध्यान देना, क्रिएटिविटी कम होगी, खत्म नहीं हो जाएगी। आपकी इंटेलिजेंस जितनी कम होती जाएगी क्रिएटिविटी भी उतनी कम होती जाएगी। फिर जैसे जैसे आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती हुई जाती है। क्लियर है अपर्णा? 90 से 120 में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी मिलती है आपको, इसलिए 90 to 120 लिखा है।
क्लियर भाई? आते हैं नेक्स्ट। क्रिएटिविटी क्या है? व्हाट इज क्रिएटिविटी? टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, टू डू थिंग्स इनोवेटिवली, टू प्रूव बेस्ट एंड टू बिहेव स्पेसिफिक। बताइए कौन सा होगा? चलिए जी फटाफट से बताइए, आंसर की तरफ आइए जल्दी से। इनमें से कौन सा होगा? फटाफट से आंसर की तरफ भागिए ताकि इसको पूरा करके हम आगे बढ़े। वंशिका गुप्ता ने बताया बी, ओशिमा ने बताया सी। अच्छा, अपने को अन्य से बेहतर दिखाना। अरे ओशिमा, क्लियर है अपर्णा? अब तो कोई डाउट नहीं है बेटे। 7th का बी, ये बिल्कुल सही है भाई। इनोवेटिवली, वर्ड भी लिखा था मैंने क्रिएटिव के लिए, इनोवेटिव होते हैं। तो इनोवेटिवली अगर करना चाहते तो क्रिएटिविटी की तरफ इशारा करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरेस्टिंगली मोटिवेटेड चिल्ड्रन? देखिए मोटिवेशन होता है दो तरह का, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नॉट, क्वेश्चन है पूछा है नॉट किसकी? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे की। तो फटाफट से आंसर ढूंढ कर निकालिए। दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी, they like challenging tasks, they always succeed and they enjoy doing their work. चेक कीजिए इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे की? यहां तो लग रहा है भाई, फटाफट से कीजिए इसको। ये तो लग तो सारे ही रहे हैं कि NIOS इतना भी खतरनाक होता है। देखते हैं इसका आंसर कौन क्या देता है, फिर बताऊंगा। 8वें का सी दे रहे हैं सभी। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, सॉरी दे ऑलवेज सक्सीड, वे हमेशा सफल होते हैं। जी देखिए, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो है, क्योंकि वे क्या करते हैं, अगर मुझे कोई काम करना पसंद है, मुझे अगर पढ़ाना पसंद है तो मैं एनर्जी से फुल होता हूं। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। भाई बिल्कुल चैलेंजिंग टास्क है कि आप लोगों के साथ लगातार बोलते रहना और आंसर भी देना, क्वेश्चन भी सुनना, चैट भी पढ़ना। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, कन्फर्म है भाई। मुझे पसंद है तो मैं खुशी मिलती है मुझे। अगर आप बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते और ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन हमेशा सफल हो, ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि दे ऑलवेज सक्सीड। तो यहां क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर हमारा क्या होगा? सी। वैसे सी भी आपका अटेन हो जाता है लेकिन गारंटी नहीं होती है, इसलिए आंसर हम सी पर जाएंगे क्योंकि बाकी नहीं है। 8th का बी कैसे आएगा ऋतु रेड्डी? ममता जी डी कैसे आएगा? भाई अगर मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूं तो मुझे तो एंजॉय करना पड़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा काम करना, मुझे काम करने में अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी पसंद का है। इसने पूछा है नॉट, तो भाई सक्सीड करना जरूरी नहीं है हर बार। सोमवीर ढाका जी डी कैसे होगा बेटा? कार्य करने में आनंद आता है या नहीं, सोच के देखो। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि इन 4 में से एक बस ये ऐसा है जिस पर आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई ये कंफर्म नहीं है। क्लियर? ओके लेकिन इनका ये होता है कि अगर ये फेल भी होते हैं तो भी क्या करते हैं, और ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी विद्यालय इनमें से किसके अतिरिक्त सभी पर विचार करता है? सभी पर विचार करेगा एक को छोड़ के, तो वो कौन सा छोड़ना वो ढूंढना है।
Do we work in team to plan and deliver learning enable environment? Do we properly segregate special children from normal to provide better care? Do we adopt strategic catering for the diverse need of the students? And do we believe that all students can learn? इनमें से किसको छोड़ सकते हैं? चेक करो, फटाफट से चेक करो। सोमवीर जी, ओके। ऋतु रेड्डी, कोई बात नहीं बेटा, अरे होता रहता भाई, कोई इश्यू नहीं है। 9th का भी बहुत बढ़िया मोनिका। और कोई भाई? सादिका ने भी बताया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जिक्रा, कहकशा, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर की तरफ आइए। आंसर इज बी, क्योंकि भाई हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि बच्चों को अलग कर दें। फिर इंक्लूसिव टर्म का मतलब क्या रहा? इंक्लूजन का मतलब ही है सभी को शामिल करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी अक्षमता, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1996 है, इसमें शामिल नहीं थी? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये अब नया भी आ चुका है 2016 का। 2016 में 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। उस 21 डिसेबिलिटीज में वो भी शामिल है जो इसमें पहले नहीं थी। जो इसमें पहले नहीं थी वो भी शामिल कर ली गई है। जो 95 वाले में नहीं थी वो भी शामिल कर ली गई है। किसमें? 2016 वाले में। और 2016 में इसका नाम बदल के हो गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। पर्सन विद डिसेबिलिटी पहले था, आर से बन गया राइट्स। राइट का मतलब है अधिकार, तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था हमारा? किसको काउंट नहीं किया जाता था? आंसर इज सी, ऑटिज्म। बिल्कुल ठीक बताया है। जिनका बी है वो चेंज कर लेना भाई। आंसर इज सी, बिल्कुल सही है। मोनिका, सी आंसर आएगा बेटा। ऑटिज्म पहले नहीं था लेकिन अब काउंट किया जाता है, क्योंकि अब कितनी हो गई डिसेबिलिटी? 21। पहले कितनी थी? केवल 7। इस एक्ट में केवल 7 डिसेबिलिटी को शामिल किया जाता था, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट, एक शिक्षिका, अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज। क्या होता है अगर आप ऑडियो विजुअल एड यूज करें और फिजिकल एक्टिविटी लेकर आए तो क्या फर्क पड़ता है? चेक कीजिए। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, provide a diversion to learner, utilize maximum number of senses to enhance learning। कोई बात नहीं अपर्णा, अब ठीक रहेगा ना आगे के लिए? करो करो जल्दी से, फटाफट इसे पूरा करो ताकि आगे बढ़े। जल्दी जल्दी इसको आंसर दो भाई 11वें का। वंशिका गुप्ता ने बताया डी। बहुत बढ़िया वंशिका, आंसर है भाई। ये क्वेश्चन आपके DSSB में भी पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा गया है और अब भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गुण मानसिक मंद बच्चे का नहीं है? अगेन नोट है भाई पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फिर से नोट दे रखा है, तो नोट के हिसाब से करना है। हाँ जी, क्या लिखा है? यूटिलाइज, बिल्कुल सही लिखा है अपर्णा। कौन सा गुण मानसिक मंद बच्चे का नहीं है? मेंटली रिटार्डेड, स्ट्रेस्ड होता है, ये हो सकता है उसकी विशेषता हो, तो ढूंढो कौन सा होगा। 11th का डी। अरे 12th पर आ गए, ढूंढो जल्दी से। बढ़िया ऋतु रेड्डी, कोई नहीं ओशिमा, आप लोगों को तो पता है ना सही आंसर दे रहे हो, वो जरूरी है। 12वें का डी है, बहुत बढ़िया भाई। आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ी कर लेगा मेंटली रिटार्डेड बच्चा। निशक्त बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना समेकित शिक्षा के अंतर्गत निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करती है। जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, वर्ड पर ध्यान देना, इंटीग्रेटेड। क्लास की शुरुआत में इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव दोनों के बारे में बताया था। डिसेबल्ड चिल्ड्रन को एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन, किस तरह के स्कूलों में देंगे ये शिक्षा?
तो जिस तरह के स्कूल में देंगे वो हमारा आंसर होगा। ढूंढो कौन सा स्कूल है। ओपन स्कूल है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल है, रेगुलर स्कूल है या स्पेशल स्कूल है। चेक करो 13 को। बहुत अच्छे वंशिका। कहकशा ने भी अच्छा आंसर दिया है। सोमवीर थोड़ा सा ठीक करो बेटा। आर्यन आप भी ठीक करो। 12वें का तो ठीक है, 13वें का चेक करो। 13 का आंसर जाएगा रेगुलर स्कूल, नॉर्मल स्कूल में। ये कल की क्लास में बताया था आप लोगों को। नहीं अपर्णा ठीक करो बेटा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में नॉर्मल स्कूल में लाया गया था, स्पेशल में नहीं। जब हम सेपरेट करते हैं तब हम लेकर जाते हैं किस में, स्पेशल में। इंटीग्रेटेड में था कि नॉर्मल स्कूलों में बच्चों को लाया जाए। 13 का ए कैसे कर दिया रेनू? चेक कर बेटा, ओपन स्कूल नहीं होता। चेक करो ये भाई, क्वेश्चन काम का है काफी, क्योंकि क्वेश्चन ने इंटीग्रेटेड का पूछा है, तो ध्यान से किया करो ऐसे क्वेश्चन। आंसर क्या जाएगा आपका? रेगुलर स्कूल, या जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वही। सामान्य विद्यालयों में ही इनको शामिल किया जाता है। ओके आर्यन, ये ठीक है। 13 का तो सही है, बिल्कुल है भाई आर्यन, यही होगा, और कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है इसका। नेक्स्ट, जैविकीय संपत्ति के कारण नहीं, ये कार्य नहीं कारण है, बल्कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं होती है। देखिए, आप बायोलॉजिकल नहीं, सोशल रोल के अनुसार जो आपको फीचर्स दी जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका निदान, या जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल डायग्नोस्टिक, जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल स्ट्रेन, कौन सा होगा? बिल्कुल आर्यन, इंक्लूसिव में भी रेगुलर है बेटा और इंटीग्रेटेड में भी रेगुलर है। फर्क क्या है? इंटीग्रेटेड में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंक्लूसिव में वो भी शामिल हो गया था। ये इससे डाउट अच्छे दूर होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन की फॉर्म में लाया गया है सब कुछ। बहुत बढ़िया मोनिका, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग, गुड अपर्णा, आंसर इज गोइंग टू बी बी। बिल्कुल सही आंसर है भाई। आते हैं अगले में। 2009 में जो आरटी एक्ट आया था, ये क्वेश्चन आपका DSSS में आया था भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कि जब एक्ट आ गया था तो उसके बाद क्लासरूम कैसे हो गए हैं, बताओ कैसे हो गए? जेंडर वाइज ज्यादा होमोजीनियस हुए हैं, एज वाइज होमोजीनियस हुए हैं, एज वाइज हेट्रोजीनियस हुए हैं, या अनअफेक्टेड है? आयु के अनुसार समझातीय है, विषम जातीय है, लिंग के अनुसार समझातीय है, कैसे है? जल्दी से बताइए। फटाफट से आंसर दीजिए ताकि आगे बढ़े। जी सोनिया खत्री जी, डी, एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस हो गए। अरे भाई, कहां से लाते हो ये आंसर? जल्दी जल्दी बताओ भाई। मोनिका बिस्ट ने बताया है 15 का सी, एज वाइज मोर होमोजीनियस। बहुत बेहतरीन आंसर है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बताया वंशिका, सॉरी मोनिका, बिल्कुल ठीक बताया है। जिनका डी आया है वो चेक कर लो भाई। हेट्रोजीनियस कैसे हो जाएंगे? हेट्रोजीनियस का मतलब है कि एज का डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया, एज का डिफरेंस अलग अलग हो जाना। चेक करके देखो। बी कैसे हो जाएगा भाई? जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएंगे होमोजीनियस? क्या एक जैसे जेंडर के आ जाएंगे सारे? भाई मेल और फीमेल, यानी कि गर्ल और बॉय चाइल्ड दोनों आ सकते हैं ना। एक जैसे जेंडर का कैसे कर दोगे आप? तो इसको ठीक करो आर्यन। तो इसका आंसर जाएगा सी। चेक करो इसको। डी क्लियर हो गया भाई। आयु के अनुसार ज्यादा गैप नहीं है, अप्रभावित है, कोई असर नहीं पड़ा, जबकि असर तो पड़ा है। अब हर एक बच्चा
जो 6 साल का है वो पहली क्लास में ही मिलेगा, 7 साल का दूसरी में। कारण फेल तो कोई होगा नहीं, फेल नहीं होगा तो सारे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप फेल कर देते थे तो होता क्या था कि 11 साल का बच्चा भी तीसरी क्लास में होता था और 8 साल का बच्चा भी तीसरी क्लास में। उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। अनअफेक्टेड ये अब हो ही नहीं सकता, अफेक्ट तो पड़ा है, असर पड़ गया है। अपर्णा जी 3 ही तो गलत हुए हैं, इनको ठीक कर लो, आगे 3 गलत भी नहीं होंगे। क्लियर है ऋतु रेड्डी? अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा? हाँ जी, अब तो कोई डाउट है या नहीं? अगर नहीं है तो भाई आप लोगों के लिए फिर से एक बात कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितने दोस्तों के पास भेज सकते हैं भेजिए। और सी के अनुसार तो सर पहले भी होगा, पहले नहीं था बेटा। पहले दिक्कत क्या थी कि एक बच्चा अगर फेल हो गया तो भाई वो तो उसी क्लास में रह गया। ये देखो करके दिखाता हूं इसको कैसे। भाई पहले क्या होता था, अगर एक 6 साल का बच्चा है पहली क्लास में है, ये हो गया पास, तो ये 7 साल का हो गया दूसरी क्लास में आ गया, यहां भी हो गया पास, तो 8 साल का होकर तीसरी में आ गया, यहां हो गया फेल। तो ये 9 साल का है लेकिन अभी भी किस क्लास में? तीसरी क्लास में, ये फिर फेल हो गया। तो अब 10 साल का हो गया लेकिन अभी भी तीसरी क्लास में है, तो ये डिफरेंस रहता था। ओके सोनाली, अभी बताता हूं बेटा। तो इसलिए पहले क्या था, ये डिफरेंस मिलता था एज में कि 8 साल का बच्चा भी तीसरी क्लास में और 10 साल का भी। लेकिन अब क्योंकि आरटी एक्ट ने कह दिया फेल किसी को नहीं करना, तो भाई ये फेल होगा नहीं, तो ये बढ़ जाएगा अगली क्लास में, यानी कि चौथी क्लास में, यहां आ जाएगा 5वीं क्लास में। इसलिए अब पहले से बेहतर हो गया है। तो सोनाली जी अब बता देता हूं, कल की क्लास रात को 8 बजे तो पक्का रहेगी। एक क्लास तो आपकी होगी रात को 8 बजे कल, और उससे पहले कल सुबह के लिए नोटिफिकेशन यूट्यूब के चैनल पे आ जाएगा, तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को पता चल जाए। अपर्णा जी रिमाइंडर लगा लो, कल रात को 8 बजे तो क्लास होगी भाई। ये हमारा ब्लॉक नंबर 506 पूरा हमने खत्म कर लिया है। कल की क्लास में एक ब्लॉक पूरा खत्म कराऊंगा रात को, और एक ब्लॉक की कोशिश करूंगा सुबह सुबह। सुबह की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि रिमाइंडर आपको मिल जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद सभी का। सोनाली जी मुझे इतना आता नहीं है बेटा, आप लोग हैं, आप लोग ही लिंक वगैरह जो भी करना है ना वो आप लोग ही शेयर करेंगे, मुझे टेक्निकली कम आता है, पर कोशिश करूंगा कि चीजें आपके पास टाइम से पहुंचे। इसलिए टाइम पहले बता रहा हूं, कल रात को 8 बजे तो क्लास है, तो उसके लिए तो रेडी होके आ जाना, नोटिफिकेशन आए या ना आए मैं लाइव मिलूंगा। सुबह मैं कोशिश करूंगा एक क्लास और हो जाए ताकि कल की डेट में हम 2 अपने मॉड्यूल जो है वो पूरे कर लें। ओके, तो अब आज के लिए इतना है, गुड नाइट सभी को।